नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए इंग्लिश की मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। आज हम लगभग इंग्लिश टॉपिक से 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। अगर आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर गुप्ता विंग a pass out of one of the best medical college of the world dash we are good doctor। साथियों यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फिलर्स के अंदर क्वेश्चन में पुट करना है। आपके ऑप्शन है सबसे पहले कुड, कैन, मस्ट एंड वुड। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक का जो क्वेश्चन आया है ये आपका मॉडल के टॉपिक से आया है। ये टॉपिक है मॉडल का, और जो हम पढ़ते हैं मॉडल में, तो कोड आपका पास्ट के लिए यूज़ होता है, कैन हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी शो करता है, मस्ट यानी कि नेसेसरी वर्क के लिए, एंड वुड आपका यूज़ किया जाता है विश के लिए। अब देखिए यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिस्टर या डॉक्टर गुप्ता बीइंग अ पास आउट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, अगर वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है तो वो क्या बन जाएगा आपका गुड डॉक्टर। तो अवश्य वो क्या बनेगा, आपका एक गुड डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर होता है ना। कि जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि ये एक अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो वो क्या होगा, अच्छे मार्क्स जरूर लेके आएगा, या फिर एक अच्छा डॉक्टर जरूर ही बन जाएगा। सेम यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि वो दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है तो वो क्या होगा, अवश्य डॉक्टर बन ही जाएगा। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज दर्शा रहा है यहाँ पे, क्या दिखा रहा है आपके यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी। और मॉडल के अंदर पॉसिबिलिटी दिखाने वाले आपके पास चार वर्ड आते हैं। एक होता है हमारे पास कैन, एक होता है मे, एक होगा आपके पास मस्ट, और एक होगा माइट। अब इन चारों वर्ड में आपका दो वर्ड तो दे रखे हैं, ये आपका कुड यहाँ पे पुट नहीं किया जाएगा, ना ही आपका यहाँ पे वुड पुट किया जाएगा। तो बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, कैन तथा आपका मस्ट। अब देखिए कैन का यूज़ अगर पॉसिबिलिटी, अगर संभावना दिखाई जा रही होगी, अगर आपकी 60% यानी कि 50% से अगर ऊपर के चांसेस दिखाए जा रहे हैं आपके, तो आप यूज़ करते हैं आपका कैन। किंतु अगर मे का यूज़ करते हैं तो वो आपका यूज़ करते हैं 50-50%, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं मे का। मस्ट का यूज़ करते हैं 90% अबव, यानी कि 101% आपका ये है कि चीज़ हो ही जाएगी। यानी कि बोला जाता है ना कि जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी कि बिल्कुल कम संभावना है, ये आपका माइट यूज़ करेंगे बिल्कुल 10 to 15% की संभावना के लिए, यानी कि ना के बराबर। फिर भी 1% क्या होगा कि इन द केस हो जाए, तो वो अलग मैटर है, उसके लिए आप संभावना दिखाते हैं माइट से। जैसे क्रिकेट लगा होता है तो हम वहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि अभी 2 गेंदें बची हुई हैं, 1 रन बनाना है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा इंडिया जीत भी सकता है, तो वहाँ पर हम मे या कैन यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास फुल फ्लैट ओवर बचे हुए हैं और रन आपको 4 बनाने हैं, तब हम बोलेंगे कि अवश्य जीत जाएगी। तो यानी कि पॉसिबिलिटी जब ज़्यादा होगी तब आप मस्ट यूज़ करते हैं, जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होगी तब आप माइट का यूज़ करेंगे। जब आपको लगेगा कि 50-50 चांसेस है तब आप यूज़ करते हैं मे का। कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, जब आपको 50 से थोड़ा-सा ज़्यादा अगर आपको लगता है कि हाँ, हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हैं कैन का। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है, तो वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो 90% की उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अवश्य क्या बन जाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, पिछला वाला आपको जो सेंटेंसेस है वो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए आपको ये पीछे वाली कंडीशन साथ में ज़रूर दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा है वो क्या लगेगा, आपका मस्ट लगाया जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो आगे करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। रेयान इज़ स्टिल वर्किंग, ही डैश नॉट फिनिश हिज होमवर्क येट। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंसेस है यहाँ पे, स्टिल मैंने आपको वीडियो अगर आपने नहीं देखी होंगी तो आप ये वाली वीडियो देखना, कि जो हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, कीवर्ड्स पढ़े हैं हमारे टेंसेस के, कि उसके अकॉर्डिंग हम टेंस डिसाइडेड करते हैं, तो सेम आपका वर्ड आया है, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि अगर स्टिल लगा है तो ये वाला जो सेंटेंसेस रहेगा मेरा किस में बनेगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में बनेगा। स्टिल आपका पास्ट में भी लगता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे इज़ लगा है, स्टिल लगा है, वर्किंग लगा है, तो जो स्टिल का यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो गया, तो इसके बाद लगाया है और वर्किंग लगाया। चलो यहाँ पे फुल स्टॉप मिल गया मुझे, यहाँ पर हमने कीवर्ड भी पढ़ लिया और यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। सेकंड में बोला है ही डैश नॉट फिनिश हिज होमवर्क यट। अब यट भी ऑलरेडी आपका क्या है, आपका कीवर्ड है, ये हमने कीवर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा है।
तो कीवर्ड्स में हमें पता है कि जो यट का यूज़ किया जाता है ये नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ऑलवेज इसके साथ क्या मिलेगा, हमें नॉट मिलेगा इस वाले स्ट्रक्चर के साथ। बट होता कहाँ पर है ये यूज़ आपका, तो देखिए ये यूज़ होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि नॉट के साथ अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखाते हैं तो वहाँ पर यूज़ होता है आपका यट, यानी कि अभी तक, या फिर मगर के सेंस में भी आपका यूज़ होता है। यानी कि वो अभी भी काम कर रहा है मगर अभी तक वो क्या हुआ है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है उसका होम का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें यूज़ करना है हैज़ नॉट फिनिश्ड हीज होमवर्क येट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है, देखिए आपका हैड तो लगेगा नहीं, पास्ट में चला गया, डिड पास्ट में चला गया, अब हैव भी लग सकता था नॉट, बट ही के साथ मुझे क्या लगते हैं, हम आपको यूज़ करते हैं हैज़ यूज़ करते हैं। ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगता है। तो हैज़ के बाद आपको परफेक्ट टेंस में बताना है तो परफेक्ट में लग गया आपका, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानिश वॉज लाफिंग व्हेन वी डैश। अब देखिए ये भी हमारे पास, हमने कंजक्शन के रूल्स में पढ़ा था ये, कि जो आपके टेंसेस के रिगार्डिंग आता है, यानी कि आपके जो कीवर्ड्स रहते हैं वो डिसाइड द टेंस। साथ साथ कुछ कनेक्टर्स रहते हैं जो टू पेयर्स को जोड़ते हैं, यानी कि टू सेंटेंसेस को भी जोड़ेंगे, बट साथ ही साथ वो आपके टेंसेस के रूल को, स्ट्रक्चर को भी फॉलो करवाते हैं अलग अलग सेंस में। तो जो वैन का जो केसेस है, इसके 4 केसेस हैं। तो वैन का सबसे पहला जो केसेस है आपका, कि इससे पीछे अगर आपका कोई लॉन्गर एक्शन आ रहा है, तो इसके आगे या तो शॉर्टर एक्शन होगा, या तो शॉर्टर एक्शन होगा या तो लॉन्गर एक्शन होगा। अगर लॉन्गर एक्शन मेरा पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस दे रखा है, जैसे कि इस वाले सेंटेंस में देखा है कि वैन से पीछे वाला जो स्ट्रक्चर जुड़ रहा है वो पास्ट में दे रखा है लाफिंग, यानी कि वो हंस रहा था। यानी कि हंसने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, कुछ क्षण तो लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि स्माइल की और वो हंसी इंक्लूड हो गई। यानी कि हंसने में टाइम लगता है, 1-2 मिनट लगेंगे, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्टिन्यूस से आएगा। जिस चीज़ में कभी भी आपका टाइम लग रहा हो उसे हम हमेशा ही किस में रखते हैं, हम आपका कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। तो हमेशा ही लॉन्गर एक्शन जो बनेंगे वो कॉन्टिन्यूस में बनेंगे। अगर वो पास्ट में बना है तो अगला वाला जो शॉर्ट एक्शन रहेगा वो पास्ट के इनडेफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा वो, पास्ट के इनडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए अगर बेन से पीछे अगर आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो आगे क्या बनेगा, पास्ट का इनडेफिनिट बनेगा। तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा यहाँ पे पुट किया जाएगा। गॉन वी की 3 फॉर्म होती है, अगर वी की 3 पास्ट के इंडेफिनिट में तो आती नहीं, तो ये वाला नहीं बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ नहीं करते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी नहीं लगता है, हमारा लगेगा वेंट। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा वेंट। अब ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया, मैं दूसरा स्ट्रक्चर भी आपको साथ में बता देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको इसी सेंटेंसेस के साथ। तो देखिए दूसरा जो आपका रहता है वो है कि अगर व्हेन अगर आपका फिर से अगर टू सेंटेंसेस को जोड़ता है, और अगर पीछे अगर आपका लॉन्गर एक्शन है और आगे भी अगर लॉन्गर एक्शन आ जाए तो हमारा सेंटेंसेस किस में बनता है। तो देखिए ये जो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनता है, अगर पीछे अगर मेरा पास्ट का कॉन्टिन्यूस आया है तो आगे भी मेरा किस में बनेगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूस भी बनता है। तो ये स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखेंगे। साथ में देखिए इन ऑप्शंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि रानिश वॉज लाफिंग व्हेन आगे कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर मुझे दे ही नहीं रखा है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आगे आपका एक लॉन्गर एक्शन भी आ जाए साथ में, और वो भी पास्ट के कॉन्टिन्यूस में आ जाए। चलो एक एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे राम वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ना पहले। बेन लगा है और ये कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब होता है टू क्लॉजेज या टू सेंटेंसेस को जोड़ना। तो इसने क्या किया है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ा है। अब देखिए राम वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि राम क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, और मैं कहाँ जा रहा था, मार्केट जा रहा है। दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, लॉन्गर एक्शन है, तो जाने में भी टाइम लगेगा और उसे टीवी देखने में भी टाइम लगेगा, तो दोनों ही लॉन्गर एक्शन हुए। तो कंडीशन होती है कि व्हेन कभी कभी आपके लॉन्गर एक्शन को भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये वाला पॉइंट भी रिमेंबर रखेंगे साथ में। थर्ड नंबर केस पे आपने ध्यान रखना है कि व्हेन
जैसे पैरेलल एक्शन, ये दोनों ही एक्शन कैसे बने, पैरेलल बने ना। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस आया तो यहाँ पर भी किस में आया, आपका पास्ट के कॉन्टिन्यूस में ही आया। अब व्हेन आपका पैरेलल एक्शन के अंदर पास्ट का इंडेफिनिट पहले भी आ सकता है, यानी कि शॉर्टर एक्शन भी आ सकता है, और पास्ट का इंडेफिनिट आगे भी आ सकता है। दोनों तरफ क्या होंगे, आपके शॉर्ट एक्शन भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई रिटर्न हीज बुक व्हेन आई सा हिम एट द स्टेशन। चलिए जी, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैंने बोला आई रिटर्न हिज बुक व्हेन। अब यहाँ पर भी नोटिस कीजिएगा, मैंने लिखा है आपका व्हेन। अब देखिए व्हेन जब मैंने लिखा, तो व्हेन से पीछे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, रिटर्न हिज, क्या मुझे रिटर्न करने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। यानी कि वो आपका कॉन्टिन्यूस में तो नहीं जाएगा, लॉन्गर एक्शन नहीं हुआ, टाइम तो लग ही नहीं रहा है। जिसमें टाइम लगता है वो कॉन्टिन्यूस में, इसमें आपका टाइम नहीं लग रहा है, तो यानी कि ये आपका इंडेफिनिट बना। और इंडेफिनिट में मैंने किस फॉर्म में लिखा, आपका पास्ट के इंडेफिनिट में। अब आगे वाला सेंटेंस ही पढ़ा, मैंने कब उसे रिटर्न की, जब मैंने उसे देखा। तो जब मैंने उसे देखा, मैंने तभी उसे रिटर्न वापस कर दी। तो जब देखने में भी क्या टाइम लग रहा है क्या? जब मैं किसी चीज़ को देखूंगा तो एक झलक में देख लूंगा, तो यानी कि ये वाला भी आपका किस में बनेगा, आपका इंडेफिनिट में बनेगा। टाइम तो लगी नहीं, लगा ही नहीं मुझे उसे देखने में। जैसे किसी को अगर हम देखते हैं तो टाइम थोड़ा ना लगेगा देखने में। जैसे मैंने उसे देखा स्टेशन पे, तो मैंने उसे की बुक क्या थी, रिटर्न वापस कर दी। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कैसे थे, पैरेलल थे। पैरेलल के अंदर ये एक आपका शॉर्ट एक्शन था, तो अगला वाला भी शॉर्ट एक्शन बनेगा। पीछे वाला अगर आपका लॉन्गर एक्शन है तो अगला वाला भी लॉन्गर एक्शन बना। इन कंडीशन के साथ आपने ध्यान रखेंगे ऑप्शन का भी। हमारे पास ऑप्शन जो दे रखे होते हैं वो भी मैटर करता है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। फोर्थ कंडीशन देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन क्या होती है व्हेन के लिए। व्हेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और यहाँ से अक्सर हमें फिलर्स के लिए, एरर्स के लिए क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं सारा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ एज अ सीक्वेंस में। देखिए जी, व्हेन में यहाँ पे नोट डाउन करता है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। व्हेन, व्हेन के आगे और पीछे का स्ट्रक्चर। अगर अगर आपको एक स्ट्रक्चर फ्यूचर में दे रखा है, फ्यूचर में भी आ सकता है व्हेन का, ऐसा नहीं है। जितने भी हमने पढ़े अभी, वो सारे के सारे पास्ट में पढ़े हैं। फ्यूचर के लिए जब भी आएगा तो फ्यूचर में भी क्या आएगा, लॉन्गर एक्शन, और वो कॉन्टिन्यूस में होगा। फ्यूचर के किस में, कॉन्टिन्यूस के अंदर। और अगर कॉन्टिन्यूस आया है फ्यूचर में, तो व्हेन के बाद क्या आ जाएगा आपका, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। प्रेजेंट का इंडेफिनेट आ जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें बताता हूँ मैं। अगर व्हेन अगर आपका मिडल में आया है और आगे सेंटेंसेस और पीछे सेंटेंसेस दे रखा है, और पीछे अगर आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो ये आइडेंटिफाई एक दे रखा होगा। अगले वाले में आपको पूछा जाएगा कि करेक्शन कीजिए, या वहाँ पे फिल करना है। अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है तो सीधा आगे पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट के इनडेफिनिट में बनेगा। और ये आपका लॉन्गर होगा एक्शन, और ये आपका स्मॉलर एक्शन दिखाएगा। ठीक है जी, तो ये बात भी आपने ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अब देखिए ये आपका व्हेन था, यहाँ पे आपको क्या दे देंगे, यहाँ पर भी विल के साथ कुछ बना के दे देंगे कि पीछे आपका लॉन्गर एक्शन, तो आगे भी लॉन्गर एक्शन दिखा देंगे, और वो भी फ्यूचर में। फ्यूचर में ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर यही वाला होता है फॉलो व्हेन के लिए। कुछ स्ट्रक्चर है वो हमें वैसे के वैसे याद रखने पड़ते हैं कि पीछे ये कंडीशन है तो आगे वाला हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, चाहे आपको सेंस समझ में आए एग्जाम में, चाहे ना आए, बट आपने फिलर्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर करनी है। कि अगर व्हेन अगर वर्ड अगर आता है तो उसकी कंडीशंस होती हैं। अगर पीछे वाला ये सेंटेंस जुड़ रहा है तो आगे ये वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन आई अराइव्स टुनाइट, यानी कि यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, शी था, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया गया, एस या ई एस लगाया गया। अगर मान लेते कि यहाँ पे फिलर्स होता और ये वाला दे रखा होता आपको एग्जाम में, तो पता होना चाहिए कि व्हेन के बाद कभी भी आपका बी की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अगर आई होगी तो पीछे वाला स्ट्रक्चर किस में बनेगा, फ्यूचर में जाएगा और कॉन्टिन्यूस में जाएगा, क्योंकि आगे वाला आपका स्मॉलर एक्शन दिखा रहा होगा वहाँ पे। तो ये कंडीशंस हैं, तो चार कंडीशन हमने पढ़ी कि आपके लॉन्गर एक्शन के लिए,
जब आपका व्हेन अगर लॉन्गर एक्शन शॉर्ट एक्शन दोनों साथ में आए होंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पीछे पास्ट कॉन्टिन्यूस तो आगे पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन का अगर दोनों ही लॉन्गर होंगे तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। व्हेन के लिए फोर्थ हमने पढ़ा कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस दे रखा होगा तो आगे हमारे पास क्या जुड़ेगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट जुड़ेगा। तो साथ साथ में आपने नोट डाउन भी करते रहना है चीज़ें कि किस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इसका मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इसका के मतलब क्या है कि एक टॉपिक से आपके आने वाले कई मॉक क्लियर हो जाएँगे और हर मॉक के अंदर मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊँगा ताकि आपका ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है तो ये एक एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे साथ ही साथ। अगर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट या मॉक देख के अगर आप सीधा डायरेक्ट पेपर में जा रहे हैं देन तब भी आपके लिए बेनिफिशियल ही रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं साथ-साथ में आपको कंसेप्ट भी बताता चलूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास दो आई एम टॉल, आई फील इंफीरियर डैश अदर। यहाँ पे ये आपका कंजक्शन के तरीके से आया है कि इंफीरियर के बाद अगर प्रीपोजिशन लगाई जाए या एज अ कंजक्शन कुछ लगाया जाए तो कौन सा आपका वर्ड पुट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। हम हमेशा ही जहाँ पे भी देखते हैं आई ई आर या आई ओ आर देखते हैं तो उसके बाद देन लगाते हैं, जैसे बेटर देन, ठीक है? इस तरीके के हम वर्ड वहाँ पे लगाते थे। वैसे ही यहाँ पर भी मुझे आईओआर दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि देन लग जाएगा तो हम आंसर देन लगाएँगे। नहीं, बट इसका आंसर देन नहीं लगता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके साथ हमारे पास क्या लगता है कि टू लगाई जाती है, हमेशा क्या लगेगी? टू लगेगी। तो वो कौन-कौन से वर्ड हैं मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि सुपीरियर, सुपीरियर के बाद टू लगेगा आपका, सीनियर के बाद क्या लगेगा आपका? टू लगेगा। इसके अलावा आपका जूनियर के बाद भी क्या लगेगा? टू लगेगा। इसके अलावा प्रायर के बाद टू लगेगा आपका, प्रेफर के बाद टू लगेगा। इसके अलावा हाँ, इम्पोर्टेंट वर्ड है एल्डर, एल्डर के बाद टू लगेगा। यानी कि एल्डर और प्रेफर मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर है आपका, इंटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा, अल्टीरियर होगा या फिर मेजर या माइनर। ये वाले वर्ड भी अगर आ जाएँ तो इनके बाद हमेशा ही टू लगाया जाता है। टू के साथ हम लिखते हैं इनको। क्लियर है 3 चीज़ें? तो ये कुछ वर्ड थे, वो भी साथ में आपने ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्फीरियर आया था, पूछा जाएगा आपसे कि आगे क्या भरा जाएगा? कई बार एरर के लिए आ जाता है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपको देन दे ही देते और बोला जाता है कि बताइए कि किस वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में या फिर सी वाले पार्ट में, तो हमें पता होना चाहिए कि आपका इन्फीरियर के बाद देन नहीं, क्या जुड़ेगा आपका? टू जुड़ेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री ब्रदर्स लव्ड। अब ये आपका प्रोनाउन के केसेस में आया है कि ये प्रोनाउन के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। मैंने ऑलरेडी करवाया है आपको पेड बैच में कि प्रोनाउन के अंदर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था आपका वन अनदर और एक पढ़ा था हमने आपका ईच अदर। ये 2 चीज़ें पढ़ी थी। वन अनदर का मतलब होता है मोर देन 2 पर्सन एंड थिंग्स। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, उनके लिए हमें क्या यूज़ करना, और वो भी रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, यानी कि आपस में। ईच अदर का भी मतलब होता है ओनली टू, टू पर्सन ओनली, यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओनली टू पर्सन एंड थिंग्स, यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई वस्तुएं होंगी दो या दो आपके पर्सन होंगे, उनके बीच में यानी कि पारस्परिक संबंध में, यानी कि आपस में वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए यानी कि 3 ब्रदर आपस में क्या करते हैं, है ना, प्रेम करते हैं, लव करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो होगा वन, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात बोली जा रही है। वन अनदर का मतलब होता है मोर देन टू। हमेशा ध्यान रखिए कन्फ्यूजिंग होती है यहाँ पे वन, क्योंकि वन से हमें इंडिकेशन ले लेते हैं कि हाँ ये 2 ही होंगे या 1 होगा, समथिंग कुछ ऐसा समथिंग। ये तो हमेशा वन जब भी आएगा अनदर का मतलब होता है मोर देन टू, और ईच से हम हमेशा लगाते हैं कि ये ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। कई बार हमें आते-आते हुए भी हम क्या कर जाते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गलती हो जाती है यहाँ पर भी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। अब देखिए एरर भी फाइंड आउट करने के लिए हमें आती है। द बोला है द लीडर विद ऑल ऑफ हिज फॉलोवर्स हैव कम। तो देखिए यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे जो एक वर्ड आया है वो है आपका विद। कुछ वर्ड हैं जो आपके, जैसे कि ये आपका टॉपिक मैंने करवाया है आपको प्रोनाउन के अंदर, और प्रोनाउन के अंदर ये आपका रूल्स लिखवाया था मैंने कि कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं
अगर उनके साथ अगर आपके टू सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं हम आपकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो कौन कौन से वर्ड बताए थे मैंने? एज वेल एज, along with, along with, और साथ में beside, आपका अनलाइक, लाइक, टुगेदर विद, टुगेदर विद, साथ में बट, साथ में बिसाइड, बिसाइड हो गया ना। इसके बाद जैसे कि रेदर देन, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड थे। इन सभी वर्ड का हमने पढ़ा कि अगर आप कह जैसे राम एज वेल एज बोलेंगे, राम एज वेल एज हीज फ्रेंड, मान लेते हैं हीज फ्रेंड ही आ गया, हीज फ्रेंड्स बोल देते हैं। और मैं इसके बाद बोल देता हूँ हैव कम, हैव कम और फुल स्टॉप लगा देता हूँ। मैंने बोला राम के साथ साथ उसका फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड भी आ रहे हैं, तो मैंने ये वाला सेंटेंस लिख दिया। अब ये सेंटेंस मैंने जो लिखा ना गलत लिखा है। आप बोलेंगे नहीं सर आपने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हिज फ्रेंड्स प्लूरल में था और ये मैंने लगा दिए यहाँ पे हैव, इसके अकॉर्डिंग हैव लगा दिया, यानी कि हैज़ आपका सिंगुलर के लिए और हैव था आपका प्लूरल के लिए। किंतु मैंने अभी ये जो वर्ड लिखे ना, मैंने बोला कि ये जितने भी वर्ड होते हैं टू सेंटेंसेस को, यानी कि टू आपके सब्जेक्ट को, राम भी मेरा सब्जेक्ट था और मेरा यहाँ पे हिज फ्रेंड भी क्या है, आपके फ्रेंड्स भी क्या है, आपके सब्जेक्ट है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये वाले जितने भी वर्ड लिखे हैं आ जाएं, तो हमेशा ही जो वर्ब लगाई जाती है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ये जो लगाई जाएगी राम के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, बट राम तो सिंगुलर है, राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हैज़ ना आकर यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो सेम सेंस में यहाँ पे द लीडर विद ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स हैव कम बोला है मैंने यहाँ पे। तो जो वर्ब लगाई जाएगी द लीडर के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। अगर लीडर के अकॉर्डिंग लगेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका हैज़ लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है तीन चीज़ें? लीडर सिंगुलर है, मैं लीडर्स नहीं बोला है, यहाँ पे लीडर बोला है, तो सिंगुलर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। बोला द थ्री लास्ट चैप्टर, जो लास्ट थ्री चैप्टर हैं वो क्या हैं, ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा ही अगर कुछ वर्ड आता है तो वो मेरा सुपरलेटिव डिग्री आती है। पहले क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। और यहाँ पे जो लास्ट है ना, ये पहले आना चाहिए था, थ्री बाद में आना चाहिए था। यानी कि पहले आप क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, और ये लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लास्ट होती कैसे सुपरलेटिव डिग्री, तो ये आपने ध्यान में रखना है। लेट आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और आपकी लेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि तुलना करने के लिए। और आपका जो लास्ट रहेगी या फिर लेटेस्ट जो होती है, ये होती है सुपरलेटिव डिग्री। और आर्टिकल द के बाद हम हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। कौन सी डिग्री लिखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। ये चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो हमने एरर पॉइंट आउट कर ली कि पार्ट ए में एरर है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट से हमने इंडिकेशन ले ली। दूसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता है, पहले आते हैं आपके ऑर्डिनल्स और उसके बाद आते हैं आपके कार्डिनल्स। एक ऑर्डिनल्स आएगा और उसके बाद आते हैं कार्डिनल्स। अब ये ऑर्डिनल क्या होते हैं और कार्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल का मतलब होता है कि पहले आते हैं हमारे पास कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट। लास्ट भी इसी सेंस में आएगा। किंतु जो कार्डिनल होंगे, कार्डिनल के अंदर आते हैं गिनती, एक प्रकार से जैसे 1, 2, 3, 4। तो जैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, कि सबसे पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सेम आपका पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, आपका कार्डिनल, आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आपका कार्डिनल कोई एडजेक्टिव आता है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव थे आपके, क्योंकि ये नाउन है आपका। इससे पहले क्या आएगा, लास्ट पहले आएगा, यानी कि ऑर्डिनल पहले आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, आपका कार्डिनल आएगा। ठीक है जी? तो ये ध्यान रखेंगे। एडजेक्टिव टॉपिक में अच्छे से की हैं ये चीज़ें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, 3000 ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। अब देखिए जी, यहाँ पे जो एरर है ना, वो पहली बात कि एस नहीं लगता है कभी भी, इसके साथ तो एस नहीं लगेगा। दूसरी बात कि ऑफ भी नहीं आएगा यहाँ पे।
तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, जब भी ऑफ वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो न्यूमेरियल नॉउन्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरियल नॉउन्स ये वाला है, अगर नाउन है ये तो, अगर न्यूमेरियल नॉउन्स आया है, उसके पहले अगर कोई गिनती वाला वर्ड आ जाए, जैसे ये आपका कार्डिनल अगर आ जाए, तो कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं हम कभी भी। जैसे मैं बोलूँगा थाउज़ेंड ऑफ पीपल। अब देखिए अगर मुझे ऑफ लगाना होगा ना, तो मैं थाउज़ेंड्स वर्ड वर्ड बोलूँगा और उसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। वैसे मैं बोलूँगा हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तब मैं क्या बोलूँगा? यहाँ पे क्या लगाऊँगा? एस लगाऊँगा। बट अगर मुझे एस नहीं लगाना होगा, तब वो गलत बनेगा फिर। मैं बोलूँगा थाउज़ेंड ऑफ पीपल, तो वो गलत होगा। हमेशा एक आएगा थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल बनता है। तो ये दोनों सेंटेंसेस ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, दोनों ही सही हैं। अब ये है आपका, जैसे थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल मैंने बोला ना, अगर मैं यहाँ पे पीछे लगा दूँ कोई भी, जैसे जैसे 1000, जब मैंने क्लासिफ़िकेशन कर दी इसको कि 1 है तो थाउज़ेंड्स क्यों लगा रहा हूँ फिर? फिर एस भी नहीं लगेगा, ना ही आपका ऑफ लगेगा। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपने ध्यान रखना है हमेशा ही कि क्या होगा फिर आपका, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 2000 ऑफ पीपल। ये भी बोलेंगे ना 2000, जैसे मैंने न्यूमेरियल के पीछे कोई आपका गिनती लगा दी ना, आपके पीछे कोई नंबर्स लगा दिए 1 2 3 4 5 लगा दिए, तो यानी कि ऑफ नहीं आएगा फिर। हमेशा ध्यान रखेंगे ऑफ नहीं आएगा। तो बनेगा क्या फिर आपका सेंटेंस? ये बनेगा 200 या 2000, और एस भी नहीं लगने वाला है अब यहाँ पे, 2000 पीपल। इस तरीके से बोलेंगे। ये आपका नाउन हुआ, पीछे वाला आपका एडजेक्टिव हुआ, और ये एडजेक्टिव कभी भी एस वाला नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे फिर साथ में। ठीक है? तो हमारे पास क्या-क्या बन सकते हैं, और इस तरीके का सेंटेंसेस भी होता है 2000, सिर्फ़ अकेले यही आया हो, आगे कुछ भी नाउन नहीं दे रखा है कि 2000s क्या हैं। तो उस कंडीशन में 2 तो आपका एडजेक्टिव बनेगा और ये आपका नाउन बन जाएगा। नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल में आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ये सही है। इसके साथ एस लग जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे वाले के साथ नहीं लगेगा। ठीक है जी? क्लियर है? बट नाउन नहीं आना चाहिए आगे। तो ये भी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन यू एंड आई थिंक दैट हर एटीट्यूड इज़ नॉट करेक्ट। देखिए बिटवीन एज़ अ प्रीपोज़िशन, प्रीपोज़िशन अगर स्टार्टिंग में आई है, तो इसके बाद हमेशा प्रीपोज़िशन के बाद आपने ध्यान रखना है कि इसके बाद हमेशा ही आपका क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रोनाउन अगर आया होगा, तो वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? यू ही बनता है। बट आई का क्या बनेगा? आई का बनता है मी। किंतु ये यहाँ पे क्या है? गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था यू एंड मी। आई थिंक दैट हर एटीट्यूड इज़ नॉट करेक्ट बताया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आने वाला था मेरे पास मी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड हार्डली फिनिश्ड माई होमवर्क डैश देन ही कॉल्ड मी। अब यहाँ पे आपने एरर बतानी थी। एक वर्ड है आपका हार्डली, ठीक है जी? हार्डली, स्कार्सली, इनके बाद जो वर्ड जुड़ता है पेयरिंग का, वो जुड़ता है आपका देन नहीं जुड़ता है। यानी कि हार्डली के बाद कभी भी आपका देन नहीं जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? व्हेन जुड़ता है। व्हेन का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो बिल्कुल सही होता है, ये वाला जुड़ता है हमारे पास। जैसे आपने पढ़ा होगा ना EITHER, आइदर के बाद क्या जुड़ता है? और जुड़ता है। नाइदर के बाद क्या जुड़ता है? नॉर जुड़ता है। नॉट ओनली के बाद क्या जुड़ता है आपका? बट आल्सो जुड़ता है। तो ये जो पेयरिंग वाले वर्ड हैं, इन वाले पेयरिंग का वर्ड का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये आपके फिलर्स के लिए भी आ सकते थे। जैसे पूछ लेते कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ये हमें पीछे वाला स्ट्रक्चर को भी देखना होता है कि यहाँ पे कोई पेयरिंग वाला कंजंक्शन तो नहीं जुड़ रहा है। ये कंजंक्शन का टॉपिक है। अगर ये वाला आपने रूल पढ़ना होगा, तो आपने कंजंक्शन का टॉपिक उठाना है और वहाँ पर ये रूल चेक करना है, और ये रूल मिलेगा आपको पेयरिंग कंजंक्शन में, कि जब आपके कंजक्शन जो आते हैं वो पेयरिंग में आए तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये उसमें मिलेगा आपको। तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? हमें करेक्ट करने के लिए भी पूछते हैं, और साथ में कई बार हमें दे रखे होते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। तो चूज कीजिए इसमें से कि कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंसेस होगा। तो देखिए चूज किस प्रकार से करना है, हमने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ते हैं पहले से कि ही डोंट लाइक टू ईट पिज्जा। क्या ही के बाद डोंट पढ़ा है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना, डू और डज प्रेजेंट में लगते हैं। अगर प्रेजेंट में लगते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डज,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं डू। जिसको नहीं पता सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं टेंसेस की। ठीक है जी। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके, चलो लिख देता हूँ मैं। आपके सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे पास, ही शी इट या किसी का नेम आ जाए तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। आई वी यू दे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। आई स्पेशल कैटेगरीज में प्लूरल मानते हैं। चलिए जी, बाकी आप टेंसेस की वीडियो में देख लेना, पूरा डिटेल में बताया कि क्या रीज़न है कि आई आपका कभी कभी सिंगुलर भी होता है, कभी कभी प्लूरल भी होता है। चलिए जी देखते हैं। ही के अकॉर्डिंग तो डज आना था, डू आ गया, ये वाला तो सेंटेंस मेरा गलत हो गया। शी डजेंट, हाँ ठीक है, शी के साथ तो डजेंट आना चाहिए ना, सिंगुलर के साथ तो डज आ गया। आगे बोला है नॉट, आगे बोला लाइक्स। चलो मैं एक आपको रूल भी बता देता हूँ यहाँ पे। प्रेजेंट के इनडेफिनेट के अंदर रूल आता है कि सब्जेक्ट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, इसके साथ एस या एस भी लगता है। कब, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए एस या एस लगाया ना। किंतु यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखेंगे, किंतु जब भी हमारे पास डू या डज लग जाए, डू या डज लग जाए, तो कभी भी हम एस या एस नहीं लगाते हैं, चाहे आपकी वर्ब, चाहे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो यानी कि ये भी तो गलत बन गया ना। यहाँ पे लाइक आना था, जब डज यूज लगा है आपका नॉट के साथ तो मुझे लाइक यूज करना है। तो दे के साथ डज यूज, डजेंट नहीं आता, डू आता है। ही डजेंट लाइक टू ईट पिज्जा, तो यही वाला जो लास्ट बचता है वही सही है। ही के अकॉर्डिंग डज सही है, आगे लिखा है लाइक सही है, लाइक्स नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही बना ये वाला। तो हमारे पास जो राइट आंसर बना वो है डी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। विच सेंटेंस इज यूज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही यूज हुआ है। द टीम, आर, टीम सिंगुलर है तो आर कैसे, किसी एक ही टीम के बारे में बोला जाना है, अलग अलग टीम्स थोड़ा ना है। तो एक टीम है तो आर का यूज़ क्यों किया जा रहा है। द टीम इज़ विनिंग द गेम, हाँ ठीक है, टीम जीत रही है गेम को, तो ये वाला सही बन गया। द टीम वर विनिंग द गेम, तो ये वाला सेंटेंस जो बनने वाला है आपका वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी टीम कैसे आपका सिंगुलर है तो वह तो गलत बनेगा ना। द टीम इज़ विन द गेम, जीत चुकी है, नहीं विन के बाद तो विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है, ये वाला सेंटेंस गलत है। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, बी इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स। ये एडवर्ब के टॉपिक है, तो ये अगर आपने ढूंढना होगा टॉपिक, तो किस टॉपिक्स में ढूंढना है आपने, एडवर्ब के टॉपिक में ढूंढना है। किस टॉपिक में, एडवर्ब में। और एडवर्ब के अंदर आपने उसके पार्ट्स पढ़ना है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन थे, वहीं से है आपका। और ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर के टॉपिक से, यानी कि एडवर्ब के जो टाइप्स है ना उसमें आपका एक एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये आपका हाउ का रिप्लाई होता है, किसका रिप्लाई होगा, हाउ कि, यानी कि वर्ब से हम जब भी आंसर मिलता है ना क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन जब हमने क्या किया हाउ, कि ये जो क्रिया थी वो किस प्रकार से की गई है, और ये जो हाउ का आंसर मिलेगा वो होता है आपका हाउ का आंसर, यानी कि ये क्रिया कैसे की गई है। तो और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना लिखने का, तो वो आपने पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है एडवर्ब के टॉपिक में। तो स्ट्रक्चर जो रहता है हमेशा जो वर्ब के बाद आता है, एडवर्ब मैनर कहाँ पे आता है, हमेशा ही वर्ब को क्वालिफाई करता है और उसके बाद आता है, ऐसा नहीं होगा कि वो पीछे आ जाए। अलग अलग आपके जितने भी मैनर्स रहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन सभी का जो लिखने का ढंग है वो अलग अलग है। कोई आपका सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, कोई आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद, कोई मेन वर्ब से पहले, कोई मेन वर्ब के बाद। तो बस इतना सी चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप इतनी चीज़ें चेक करते हैं तो इजीली आपके आंसर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्रिया कैसे की गई, दौड़ा बट कैसे दौड़ा, क्विकली दौड़ा। क्विकली आपका क्या है, क्विक से बनी है, क्विक आपका क्या है, क्विक आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एल वाई लगा देंगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब बनता है। ठीक है जी। तो एल वाई जैसे लगाएंगे तो ये एडवर्ब बन गया ना। बट ये एडवर्ब आ किससे आंसर रहा है, हाउ से ना, कि वो कैसे दौड़ता है। हाउ यानी कि मैनर, यानी कि ढंग बता रहा है उसका कि वो कैसे काम करता है, कैसे दौड़ता है। वो क्विकली दौड़ता है। ठीक है, शी रन द रेस क्विकली, जैसे हम बोलते हैं ना हार्डली, स्कार्सली या फिर ऑनेस्टली। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो भी आपके इसी में आते हैं। जैसे स्लोली, जैसे हम बोलेंगे ही रैन स्लोली, वो दौड़ता है स्लोली, बट स्लोली मैंने वर्ड पुट करूँगा कहाँ पे, रैन के बाद, यानी कि वर्ब के बाद ही ये वाले वर्ड लगेंगे, स्लोली, हार्डली, ऑनेस्टली नहीं। शी वर्क ऑन, शी वर्क्स
ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से काम करती है। समथिंग इस तरीके के अगर हम वर्ड बोलेंगे, तो जो भी हाउ का रिप्लाई होगा ना, तो वो आपका एडवर्ब होता है। बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये टाइप्स पढ़ने हैं आपने और इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एडवर्ब आपका किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद या उन दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस। हैप्पी से बना है आपका, और हैप्पी आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से बना है तो एडजेक्टिव से बन जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपका क्या, जिसे टच भी नहीं कर सकते हैं, ना ही सिर्फ महसूस होती हैं, दिख भी नहीं सकती है ना ये चीज़ें, टच नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो सीधा ही आपका अब्स्ट्रैक्ट नॉन में जाती हैं चीज़ें। हमने पढ़ी हैं कि प्रॉपर नॉन क्या चीज़ें होती हैं। चलो जल्दी से रिमेंबर कर लेते हैं कि प्रॉपर नॉन क्या होता है। प्रॉपर नॉन इज आपका जो क्या होगा, एज अ किसी चीज़ का प्रॉपर नेम बताया जाए, जो स्पेशल नेम हो किसी का। जैसे राम श्याम इज अ स्पेशल नेम। किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि ये चीज़ बाकियों से क्या है, स्पेशल है और अलग है। तो उस कैटेगरी के लिए हमें एज अ नेम दे देते हैं, वो है प्रॉपर नेम। किसी का भी जैसे कार बोलेंगे, कार इज़ अ नॉट अ प्रॉपर नेम, बट कार क्या रहेगी, कॉमन नॉन। प्रॉपर नेम जो नॉन होते हैं उनका कभी भी एज आपका प्लूरल नहीं बनता है, कॉमन नॉन का क्या बन जाता है, आपका प्लूरल संभव होता है। प्रॉपर नाउन के अंदर आपने चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे अभी मैंने बोला ना, कार कार का अगर मैं ब्रांड लिख दूंगा कि मारुति कार है, ये आपकी समथिंग जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स हैं, जैसे बाइक्स का भी बोल देते हैं कि ये आपकी होंडा बाइक है, या आपकी सुजुकी बाइक है, या आपकी अदर होंडा, या फिर आपकी बजाज की बाइक है, समथिंग ब्रांड लिखा देंगे तो वो चीज़ें आपकी प्रॉपर नेम, क्योंकि हमने सभी में से ए एज़ अ उसको क्या बता दिया, अलग करके बता दिया ना। जब भी हमें उन चीज़ों में से डिफरेंट करके बताना होगा तो वो प्रॉपर नाउन। और इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, तो इसके साथ कभी भी ऐसी एस नहीं लगेगा। इनके साथ प्लूरल बन भी जाता है और नहीं भी बनता है इनका। जैसे कार होगी, सिंगुलर में भी यूज़ होती है और कार्स इसका प्लूरल भी बन जाता है। जिनके साथ ऐसा लग जाए वो आपके कॉमन नाउन। यानी कि जो कैटेगरी बताए इन सभी में कॉमन क्या है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इन सभी में कॉमन क्या है, तो वो क्या है, आपके बॉय हैं, लड़के हैं, मेल हैं। तो मेल बर्ड क्या है आपका, कॉमन। बॉय क्या है, कॉमन। कलेक्टिव यानी कि आपका ग्रुप को इंडिकेशन देता है। जैसे टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, आपकी जैसे हम बोलेंगे पार्लियामेंट हो गया, ये आपके कलेक्टिव नाउन है, जो आपके ग्रुप को इंडिकेशन देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन आपका जो जिसे टच भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इनके साथ कभी भी ऐसी एस नहीं जुड़ता, इनका प्लूरल नहीं बन पाता है कभी भी। ठीक है जी? चलिए जी, इतना काफ़ी रहेगा, आगे करते हैं जल्दी से। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक नंबर यहाँ से पक्का आता है, किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिएगा, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को ज़रूर मिल जाएगा। दे ग्रो दीज़ फ्लावर्स इन बैंगलोर। आपको यहाँ पे बोला नहीं है, हाँ, बोला है ना यहाँ पे कि आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करनी है। कई बार सीधी वॉइस बोली होती है कि वॉइस चेंज द वॉइस, तो यहाँ पे हमें दे रखा है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, टेंस को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने टेंस आइडेंटिफ़ाई किया, दे लगा है, आगे मुझे सीधी वर्ब दिख रही है। और जब भी अगर आपको सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, तो 2 ही कंडीशन होती है, वो या तो प्रेज़ेंट का इंडेफ़िनिट होगा या तो वो पास्ट का इंडेफ़िनिट होगा। बाकी के जितने भी आपने पढ़े हैं, वो सभी के सभी साथ में क्या लेते हैं, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट का ही परफेक्ट या कंटीन्यूअस क्यों ना हो। वो सभी अपने साथ क्या लेते हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये आपकी क्या है, वर्ब है। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में क्या होता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ग्रो की, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, इस तरीके से होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो ऐसे ही यस लग जाता। चलो आइडेंटिफाई कर लिया मेरे सेंटेंस से कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। पैसिव वॉइस का भी कौन सा लगेगा रूल, आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही लगेगा, तो हमें पता है। इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना जल्दी से, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ये वाला। बैंगलोर मेरा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मेरा क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। मुझे सब्जेक्ट क्या मानना है, जो वर्ब के बिल्कुल साथ में आया हो। तो वर्ब के साथ आया दीज फ्लावर्स मेरा क्या है, सब्जेक्ट। सॉरी, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सभी ऑप्शन में यही है, सभी ऑप्शन के अंदर सेम है। अब ये क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। पैसिव वॉइस का रूल बोलता है कि ऑलवेज वी थ्री लगाई जाती है। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट से हम बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम
आ लगाएंगे, साथ में हम V3 लगाएंगे और वाई के साथ क्या लिखेंगे, हम आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, मैंने बोला फ्लावर्स 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 सभी में आ गया आपका। इसके बाद मुझे क्या लगाना है आपका, इसको देख के लगाना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मुझे सभी में दिख रहा है कि ये प्लूरल है। तो इसके साथ मुझे क्या लगाना है, इज एम या आ, तो आ लगेगा क्योंकि प्लूरल है। तो ग्रू गलत, आर गलत, आर आर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है जी। और आर के बाद मुझे क्या लगानी है, V3, यहाँ पे विंग लगाना, विंग तो नहीं लगेगा, ये कॉन्टिन्यूस में लगता है, पैसिव वॉइस के कॉन्टिन्यूस में, बट मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और वो आपका पैसिव के प्रेजेंट के इनडेफिनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यानी कि ग्राउंड आएगा इन बेंगलोर। अब वाई के साथ सब्जेक्ट लिखना कंपल्सरी नहीं होता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि सिर्फ एक्शन बताना है आपने कि एक्शन क्या काम किया गया है। जब आपको डूअर नहीं बताना है कि डूअर क्या है क्या नहीं है, तब आप यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस का। जब आपको बताना हो कि ये काम किसने किया है, तब आप यूज़ करेंगे आपका एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में कंपल्सरी नहीं है, अगर आता तो आ भी सकता था यहाँ पे वाई देम करके, दे का क्या बनेगा, इन बैंगलोर वाई देम करके आ सकता था। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगला भी आपका पैसिव वॉइस का ही है, तो ये भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे दे रखा है विल हैव, तो विल आपका फ्यूचर में, हैव लगता है आपका परफेक्ट में, और इसके बाद हमें मिलती है V3, तो यानी कि सेंटेंस बना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किस में है, एक्टिव में दे रखा है, एक्टिव के रूल फॉलो हो रहे हैं जी। ठीक है जी। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में पता है कि आपका द हाउस कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, सभी में आया है। ऐसा नहीं है कि यहीं से हम एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें, तो हमें आगे देखना पड़ेगा। अब देखिए विल के बाद ये भी सिंगुलर है, तो सभी में क्या लगेगा, विल विल लगेगा, वुड खत्म हो गया, चलो सी ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ से विल आ गया। अब देखिए विल हैव लगा है, जब भी पैसिव वॉइस में लगाते हैं तो बीन वर्ड लगेगा, बाकी सेम रहता है परफेक्ट में। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीन वर्ड लगाते हैं एक्स्ट्रा। पास्ट के परफेक्ट में भी बीन वर्ड लगता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी एक वर्ड लगेगा बीन। तो वी नहीं लगता है, तो दो ऑप्शन बचे आपका, ये तो पहले ही खत्म है आपका। ये वी के बाद बीन क्या करें, दो वी कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन एक ही बच रहा है, वो है आपका बीन, ये वाला बीन क्लीन बाय द मेड। तो सारा का सारा करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे सैड दे टुक द बस एवरी डे। अब देखिए जी, यहाँ पे बोला गया है दैट लगा है, और ये स्पीच है, और स्पीच में मुझे दे रखी है इनडायरेक्ट में। हमने पढ़ी होती है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, बट उल्टा भी आ सकता है आपको कि इनडायरेक्ट टू आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकती हैं चीज़ें, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, दैट से तो स्टार्ट करूँगा नहीं मैं, सेंटेंसेस को चेंज करना है ना, तो यानी कि यहाँ पे आएगा मेरे पास दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जगह की जगह ही तो मैंने दैट लगाया ना, और सेंटेंसेस मेरा ये वाला होना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होना चाहिए, तो वहीं पर आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। और ये क्या लगा है, V2 लगा है। V2 कब कन्वर्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करते थे, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यानी कि मेरा पास्ट प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, तभी तो मैंने इसको पास्ट के इंडेफिनिट में इनडायरेक्ट में बनाया होगा। अगर ये इनडायरेक्ट है तो इसको जब मैं एक बनाऊंगा तो क्या बनेगी, इंडेफिनिट बनेगी ना। ठीक है जी। तो देखिए दे सैड, अब ये थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन का तो चेंज होता नहीं था, तो अगर यहाँ पर भी डायरेक्ट में भी क्या आया होगा, दे ही आया होगा। दे के बाद मुझे क्या लिखना है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आगे मुझे लिखना है द वर्स एवरी डे। तो ये वाला देखना है किस सेंटेंस में बना है, तो ये ऑप्शन डी में मिल रहा है मुझे। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है, इसी से बना होगा। जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, इसकी जगह पे दैट थर्ड पर्सन है, किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ये सेम वैसे का वैसा रहता है। फिर हमें टेक का पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज हो जाती है वर्ब्स आपकी, तो टेक का क्या बनेगा, टुक बन जाएगा, फिर आगे हम वैसे का वैसा लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी है आपका नरेशन का, कि अब आपने चेंज करनी है। चलो ये एग्जैक्ट दे रखी है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा खुद ट्राई करना है इसको। तो देखिए जी, बोला है कि शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी यस्टरडे, तो सेड का सेड
दैट का दैट, आई विजिटेड, वी की सेकंड फॉर्म। अगर पास्ट का इंडेफिनिट आया हो, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट में कन्वर्ट। तो दैट के बाद क्या बनेगा, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो आपका ये वाला जो कॉमा जो रिपोर्टिंग आपकी जो स्पीच रहती है ना, ये स्पीच होती है, तो इसके अंदर जो आपका जो सब्जेक्ट है ना आपका, ये अगर प्रोनाउन है, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग, अगर ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर ये थर्ड पर्सन है तो ये आपका किसके चेंज होगा, नो चेंज। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में था, दे क्या था, थर्ड पर्सन था, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, आई बी यू, सॉरी आई एंड वी क्या होते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट के बाद शी के बाद मुझे लिखनी है बी टू, तो विजिटेड की होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, सॉरी बी टू नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है पास्ट का परफेक्ट, तो लगेगा आपका हैड के साथ बी थ्री। तो हैड के साथ मैंने क्या लगा दी, विजिटेड, बी की थ्री फॉर्म, फिर आगे लिखेंगे द यूनिवर्सिटी। यस्टरडे के लिए हम द लिखेंगे, द डे, द प्रीवियस डे, तो किस ऑप्शन में है, शी के साथ हैड लगा है, ठीक लगा है, बट यहाँ पे दैट ही नहीं लगाया है, तो ये वाला गलत। शी शैड सी, यहाँ पर भी गलत। दैट विजिटेड, ही गलत, तो डी ऑप्शन सही लग रहा है, दैट शी हैड विजिटेड द यूनिवर्सिटी द प्रीवियस डे, तो ये वाला सब सही था आपका आंसर। चलिए जी जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। दैट चॉकलेट केक कंटेन्स डैश एग्स डैश नट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट होगा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कंजक्शन दे रखे हैं वो पेयरिंग में ही दे रखे हैं, तो जल्दी से बताइए कि पेयरिंग वाला कौन सा वर्ड नहीं होता है। आइदर के बाद नॉर नहीं जुड़ता, क्या जुड़ता है, और जुड़ता है। बोथ के बाद और नहीं जुड़ता, एंड जुड़ता है। अगर यहाँ पे बोथ बढ़ेंगे तो आगे एंड आना चाहिए था, नहीं बन रहा है, ऑप्शन नहीं बन रहा है। हमारे पास नॉट ओनली आया है, तो आगे क्या जुड़ना चाहिए, बट आल्सो जुड़ना चाहिए। नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, तो एक ऑप्शन बन रहा है नाइदर के बाद नॉर, ना तो मुझे ये चाहिए ना ही मुझे नट्स चाहिए। ठीक है जी, तो ये था आपका आंसर। 20 क्वेश्चन है, एंड इसका मॉक टेस्ट सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द आउट ऑफ द वर्ड ऑफ स्पीच दैट इन द सेंटेंस। दैट को आपने फाइंड आउट करना है कि दैट क्या है इसमें। तो देखिए दैट यहाँ पे जो है आपका, दैट इज़ माई ग्रैंड मदर, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या फिर नाउन है। कंजक्शन होता तो ये मिडिल में होता ना, और दो सेंटेंसेस या दो वर्ड हमें दिखते। एडजेक्टिव तो है नहीं आपका, एडजेक्टिव होता तो उसके बाद मुझे क्या दिखता, दैट के बाद कोई नाउन मिलता, जैसे हम बोलते हैं दैट गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यानी कि वो वाली लड़की बहुत सुंदर है। तो उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव होता दैट ना, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है, नाउन लगा है। बट यहाँ पे दैट के बाद देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगी है। हेल्पिंग वर्ब किसके बाद लगती है, नाउन के बाद या तो हम प्रोनाउन के बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाई जाती हैं, या तो नाउन को देख के या तो प्रोनाउन को देख के। नाउन तो है नहीं है, क्योंकि नाउन तो हमने अच्छे से पढ़ी है ना चीज़ें, नाउन तो है नहीं, तो ये हो सकता है कि प्रोनाउन हो, तो ये चीज़ है आपकी प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के अंदर कौन सा आपका प्रोनाउन है, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है यानी कि संकेत करने के माध्यम से, तो कौन कौन से करते हैं, दिस, दैट, दिस से बनेगा आपका दीज, दैट से बनेगा दोज। दिस का मतलब यूज होता है नियर के लिए, नज़दीक के लिए, कोई वस्तु बड़ी नज़दीक है, दिस इज़ माई पेन बोलेंगे, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। दैट इज़ माई पेन, वो वाला पेन मेरा है, यानी कि दूर के लिए हम यूज़ करेंगे आपका दैट का, फॉर के लिए दूर का। एंड दीज होता है प्लूरल के लिए, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, ये जो जितने भी पेन हैं वो सारे मेरे हैं, यानी कि नज़दीक है और ये प्लूरल में है। दोज, अगर मुझे प्लूरल में बताना होगा तो वो दूर में है कुछ चीज़ें, दोज आर माई पेन, वो वाले पेन मेरे हैं सारे के सारे। दूर कोई पर कहीं पर है, वो सारे के लिए मैं यूज़ करूँगा, दोज का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लगभग 20 क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए हैं। ये आपका जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ थी उसका फर्स्ट पार्ट है। हम इस प्रकार से लगभग आपके 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ रहेगी उन्हें सॉल्व करेंगे, और लगभग आने वाले जितने भी कंसेप्ट रहेंगे टॉपिक के, उन सभी को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। साथ-साथ में कंसेप्ट भी चेक करते रहेंगे कि इसका आंसर लगाने का रीज़न क्या है और कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का। ठीक है जी? अगर आपने
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। साथ में प्रमोट करने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपका जो टेस्ट रहेगा वो ट्यूसडे तक आपका अपलोडेड हो जाएगा। आपने वहाँ से चेकआउट करना है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। आपने वहाँ से क्या करना है, इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर रखना है ताकि आपको जब भी रिमेंबर करनी हो, क्योंकि आप वीडियो एक बार देखते हैं, दूसरी बार आप सीधे डायरेक्ट जल्दी से रिवाइज़ करने के लिए आप सीधे मॉक टेस्ट को देखेंगे। ये सारे का सारा जितना भी लिखा गया कंटेंट है, ये सारा का सारा वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो आप एक बार वहाँ से रिवाइज़ कर लेंगे, ये आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।